मीटिंग नाम की एक चीज़ होती है, कभी भी लग सकती है, जोर से लग सकती है। जब लगती है तो कंट्रोल नहीं होता। मीटिंग करनी है तो करनी है। ऑफिस में बॉस को और देश के लेवल पर बात करें तो यूएन को, एशियन, सार्क, क्योड, यूपीएससी के आशिकों के लिए सिरदर्द बने ये शब्द मीटिंग के ही नाम हैं। इन मीटिंग्स में एक और नाम जोड़ते हुए आज आपको बताएंगे बिल्डरबर्ग मीटिंग के बारे में। हर साल दुनिया के एलीट लोग इस मीटिंग में शिरकत करते हैं। बिल क्लिंटन से लेकर बिल गेट्स, किंग चार्ल्स से लेकर गूगल के सीईओ जैसे नाम इस मीटिंग में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ये मीटिंग बाकी मीटिंग से अलग है। हर साल होने वाली इस मीटिंग का पता सबको होता है, बाकायदा डेट और शेड्यूल जारी होता है। लेकिन मीटिंग के अंदर क्या होता है, क्या बात होती है, आज तक किसी को पता नहीं चला। इस क्लब के 2 रूल्स हैं। पहला, वी डू नॉट टॉक अबाउट बिल्डरबर्ग ग्रुप, और दूसरा रूल क्या है, वी डू नॉट टॉक अबाउट बिल्डरबर्ग ग्रुप। क्या है ये ग्रुप, क्या करता है, कैसे शुरुआत हुई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या कहती है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। साल 2017 अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट का 47 शहर, एक बड़े से होटल के बाहर पत्रकारों की भीड़ लगी थी। एक बंदा चिल्ला रहा था कि यह राष्ट्रपति ट्रम्प को गद्दी से उतारने की साजिश है। इस घटना के 4 साल पहले चली ये बात। साल 2013 इंग्लैंड के वॉटफोर्ड शहर में एक मीटिंग को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था। इन्फोवॉर्स नाम की वेबसाइट का मालिक एलेक्स जोन्स एक न्यूज़ चैनल पर चिल्ला कर कह रहा था कि ये लोग दुनिया भर के राजनीतिक दलों को कठपुतली की तरह चलाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नाज़ी का प्लान आगे बढ़ाने के लिए यूरोपियन यूनियन बनाया। एलेक्स जोन्स की ये बातें बिल्डरबर्ग मीटिंग के बारे में थी। हालांकि उसकी बातों को सीरियसली लोगों ने कभी लिया नहीं, लेते भी कैसे। ये वही बंदा है जो अपने शो में कहता रहा कि हिलेरी क्लिंटन और बराक ओबामा शैतान की पूजा करते हैं। ये भी कहता है कि दुनिया के सारे एलिट्स असल में छिपकली की प्रजाति के मनुष्य हैं जो खुफिया रूप से दुनिया चला रहे हैं। जॉन्स ने ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तक चला दी थी कि अमेरिकी सरकार के पास एक बम है जिसके विस्फोट से लोग गे बन जाते हैं। अब जॉन्स की बातें आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बिल्डरबर्ग ग्रुप के बारे में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो बताता है कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। ये हम नहीं कह रहे हैं। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के डिप्टी हेड और ब्रिटेन के वित्त मंत्री रह चुके डेनिस हेली ने साल 2001 में एक इंटरव्यू में कहा था, ये कहना कि हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात बड़ा चढ़ाकर कही जाती है, लेकिन पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। डेनिस हेली 30 साल तक बिल्डरबर्ग के मेंबर थे। उसी ग्रुप के बारे में उनका ये बयान भी था। उनके मुताबिक बिल्डरबर्ग ग्रुप मिलकर दुनिया की परेशानियों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। सत्ता को केंद्रित कर परेशानी सुलझाने की जो ये बात ही लिख कर रहे हैं, हमेशा सुनने में लॉजिकल लगती है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि ऐसी कोशिशों का अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। नाजी जर्मनी प्राइम एग्जाम्पल है इसका। हालांकि बिल्डरबर्ग कोई ऑफिशियल संस्था नहीं है, मतलब सरकारों के बीच या देशों के बीच समझौते से बनी संस्था नहीं है। इसलिए ये कहना कि ये दुनिया को एक सरकार बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ये बात थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन फिर भी इस ग्रुप के बारे में जितनी जानकारी आम है उससे पता चलता है कि चीजें इतनी भी सिंपल नहीं हैं। कम से कम इस मीटिंग में शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट देखकर तो नहीं लगता। आप गिनिए, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स, माइक्रोसॉफ्ट के जनक बिल गेट्स, गूगल के पूर्व सीईओ एरिक शिम्ड, फाइजर, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन जैसी फार्मा कंपनी के सीईओ, तेल कंपनी के सीईओ, न्यूजीलैंड के किंग, कनाडा के उप प्रधानमंत्री। चंद नामों से इस मीटिंग की अहमियत और ताकत का पता आपको चलता है। और दोबारा बता रहे हैं, पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेस और राजशाही लोगों को मिलाकर की जाने वाली मीटिंग, जिसमें तमाम देशों से एलीट इकट्ठा होते हैं। किसी आधिकारिक समझौते का नतीजा नहीं है ये मीटिंग। फिर क्यों होती है? एक लाइन में जवाब दें तो हमको भी पता नहीं है। बिल्डरबर्ग ग्रुप की मीटिंग एकदम सीक्रेट होती है, एजेंडा भी सीक्रेट होता है। ग्रुप
हर साल एक प्रेस रिलीज जारी करता है जिसमें मीटिंग की तारीख और इसमें शामिल होने वाले लोगों का नाम बता दिया जाता है। हालांकि किसी रिपोर्टर को अंदर नहीं आने दिया जाता। ग्रुप के बयान के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मीटिंग में लोग खुलकर बिना किसी डर के बोल सकें। 90 के दशक तक इस मीटिंग की एक प्रेस रिलीज भी जारी होती थी, लेकिन अब वो भी बंद है। इसकी वजह बताई जाती है कि इस ग्रुप में प्रेस ने कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। बहरहाल दुनिया भर के बिजी लोग जिस मीटिंग के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से 3 दिन निकालते हों, उनमें किसको इंटरेस्ट नहीं है ये बात हमें भी नहीं पता, या प्रेस को इंटरेस्ट नहीं है ये बात हम हजम नहीं कर सकते। बतौर पत्रकार तमाम सीक्रेट के बावजूद इस मीटिंग में हुए फैसलों ने दुनिया में क्या असर डाला, इसके 1-2 एग्जाम्पल मिल जाते हैं। लेकिन उनकी बात करने से पहले जरा इस मीटिंग के इतिहास पर चलते हैं। साल 1954 नीदरलैंड का कोस्टल बीच शहर के बाहर एक छोटा सा होटल था जिसकी तरफ शायद कोई दूसरी नजर भी नहीं डालता। मतलब एक बार देखा तो क्या दोबारा देखेंगे, इस टाइप का होटल। लेकिन 1954 की मई में इस होटल के एक कमरे में दुनिया के नाम चीन लोग बैठे हुए थे। इस होटल का नाम था होटल बिल्डरबर्ग। इसी वजह से इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले लोगों को बिल्डरबर्ग्स भी कहा गया। ये मीटिंग बुलाई थी पोलैंड के जोसेफ रेटिंगर ने। रेटिंगर उस शख्स का नाम था जिन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। रेटिंगर ये चाहते थे कि यूरोप और अमेरिका के बीच रिश्ते मजबूत हो जाएं। इसी वास्ते उन्होंने नीदरलैंड के प्रिंस बॉनहार्ट से मुलाकात कर एक मीटिंग का आइडिया रखा। इसके बाद रेटिंगर ने यूनिलीवर कंपनी के हेड पॉल रिक्लाइनर से संपर्क किया। यूनिलीवर वही कंपनी है जो भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से साबुन टूथपेस्ट बेचती है। पॉल रिक्लाइनर को मीटिंग का आइडिया जच गया। उन्होंने ये बात वॉल्टर बैडल स्मिथ से साझा की जो तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हेड होते थे। यहाँ से बात अमेरिकी राष्ट्रपति एइजनहावर के सलाहकार तक पहुँची। जल्द ही सारा प्रोग्राम तय हुआ। एक गेस्ट लिस्ट बनी जिसमें हर देश में से 2 लोग शामिल होने थे। इसके बाद न्यूजीलैंड में पहली बार मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई नाम चीन लोग शामिल हुए, जिनमें एक नाम अमेरिकी इतिहास के सबसे अमीर शख्स माने जाने वाले जॉन रॉकफेलर के पोते डेविड रॉकफेलर का भी था। पहली मीटिंग के बाद बिल्डरबर्ग ग्रुप की स्थापना हुई और तब से लगातार हर साल ग्रुप की एक मीटिंग होती है। बीच में सिर्फ 3 साल ऐसे थे जब ये मीटिंग नहीं हुई। साल 1976 में पहली बार इस मीटिंग से विवाद जुड़ने शुरू हुए। तब नीदरलैंड के प्रिंस बॉनहार्ट का नाम एक घोटाले से जुड़ गया। अमेरिका में हुई जांच में पता चला कि बॉनहार्ट ने अमेरिकी लड़ाकू विमान कंपनी लॉकहीड मार्टिन से लगभग 10 करोड़ रुपए की घूस ली थी ताकि वो रक्षा खरीद में उन्हें पहल दें। बॉनहार्ट बिल्डरबर्ग ग्रुप के चेयरमैन थे, इसलिए उस साल मीटिंग कैंसिल की गई। 2 बार और मीटिंग कैंसिल हुई, 2020 और 2021 में कोविड-19 की वजह से। बीच के सालों में मीटिंग हर साल होती रही, हर साल अलग अलग देश में, और इसमें बड़े बड़े नाम जुड़ते ही गए। मसलन फोर्ड कंपनी ने मीटिंग के लिए फंडिंग दी। स्पेन के राजा ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले लोगों का नाम हर साल जारी किया जाता है। लेकिन 2013 की द डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़े लोग पहले से इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होते, अचानक मीटिंग में एक दिन के लिए शामिल होते हैं। ऐसे में उन लोगों का नाम कभी सामने नहीं आता है। इस मीटिंग में शामिल कैसे हो सकते हैं? बिल्डरबर्ग ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक विज्ञान पॉलिटिक्स से जुड़े बड़े नामों को इस मीटिंग का न्योता दिया जाता है, यानी बाय इनविटेशन आप आते हो। ये मीटिंग पूरी तरह सिक्रेसी में होती है। सुरक्षा का पूरा इंतजाम होता है ताकि कोई अंदर नहीं जा सके। बिल्डरबर्ग ग्रुप के मुताबिक मीटिंग में लोग आज़ादी से बोल सकें, इसलिए मीटिंग का सिर्फ एक ही रूल है, वी डू नॉट टॉक अबाउट बिल्डरबर्ग ग्रुप। हालांकि ये बात पूरी तरह सच नहीं है। मीटिंग के नियमों के मुताबिक अंदर होने वाली कोई बात शेयर की जा सकती है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो उसका यूज किया जा सकता है, लेकिन किसने कौन सी बात बोली ये बताना बैन है। इस नियम को लागू करने वाला बिल्डरबर्ग ग्रुप अकेला भी नहीं है। यूरोप के सेंट्रल बैंक में होने वाली मीटिंग में भी कभी कभी इस रूल को अपनाया जाता है। इस रूल का एक खास नाम भी है,
चैटहैम हाउस रूल। बिल्डरबर्ग ग्रुप का दावा है कि इसकी मीटिंग में कभी कोई प्रपोजल नहीं रखा जाता, वोटिंग नहीं होती, कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती, लेकिन कई बार सबूत देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही रियल वर्ल्ड में बिल्डरबर्ग ग्रुप का असर कई बार साफ दिखा। मसलन 2009 में इस ग्रुप ने यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट के पद के लिए बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर हारमेन वैन रोम्पुय की दावेदारी के लिए सपोर्ट किया था। इसके बाद रोम्पुय चुने भी गए। इस चीज से इशारा मिलता है कि बिल्डरबर्ग ग्रुप का अच्छा खासा इफेक्ट है। और क्या करता है ये ग्रुप? जैसा पहले हमने कहा, वी डू नॉट टॉक अबाउट बिल्डरबर्ग ग्रुप। जहाँ सीक्रेट वहाँ कॉन्स्पिरेसी पुराना फंडा है, इसलिए बाकी की कहानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिस्से चली जाती है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दो सोर्सेज से निकलती है, पहला एक्सट्रीम राइट और दूसरा एक्सट्रीम लेफ्ट। एक फैक्शन कहता है ये ग्रुप दुनिया को फास्टेस्ट तरीके से कंट्रोल करना चाहता है और दूसरा कहता है कि ये मार्जिट ओटोपिया बनाना चाहते हैं। दोनों फैक्शन एक बात में सहमत है, बिल्डरबर्ग किसी न किसी तरह दुनिया को कंट्रोल करता है या करना चाहता है। बिल्डरबर्ग ग्रुप की मीटिंग में हर साल दुनिया भर के मुद्दे रहते ही हैं, मसलन ग्लोबल वार्मिंग, रूस यूक्रेन फाइट, गरीबी आदि। बिल्डरबर्ग ग्रुप का दावा है कि वो उन मुद्दों को सॉल्व करना चाहता है, जबकि कॉन्स्पिरेसी में विश्वास करने वाले लोग कहते हैं कि ये मुद्दे बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि बिल्डरबर्ग जैसे ग्रुप वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ बढ़ सके, यानी पूरी दुनिया की एक सरकार जो सबको चलाए। इन बातों को मानने वालों में सिर्फ संघी लोग ही नहीं हैं। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फेडल कैस्ट्रो ने 2010 में एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में कैस्ट्रो ने द सीक्रेट ऑफ द बिल्डरबर्ग क्लब नाम की किताब का हवाला दिया है। कैस्ट्रो लिखते हैं, बिल्डरबर्ग के लोबिस्ट लोगों को बर्ग लाते हैं ताकि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना हो सके, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका कोई बॉर्डर नहीं हो और जो किसी के प्रति जवाबदेह भी नहीं हो। कैस्ट्रो के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका के कुछ और नेताओं ने भी बिल्डरबर्ग के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। दुनिया कंट्रोल करने वाली बात सच हो या नहीं हो, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है और सही भी है कि बिल्डरबर्ग के मेंबर ऐसा क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि उसे सीक्रेट रखना पड़ता है। ये सवाल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब इस मीटिंग में शामिल होने वाले लोग सत्ता में काफ़ी दखल रखते हैं, उसकी लॉबिंग पावर मजबूत है, सरकारों तक पहुंच है। ऐसे में इस मीटिंग में हुई चर्चा देशों पर असर डालती होगी, इससे किनारा नहीं किया जा सकता। जहां तक बाकी चीज़ों की बात है, दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हर चीज़ के बारे में बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी सही तरीका यही है कि जब तक कोई प्रूफ नहीं हो इंतज़ार करना चाहिए। आर्गुमेंट और सबूतों का सच जानने का हमारे पास सिर्फ यही तरीका है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।